जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अध्याय 2 सत्ता में हिस्सेदारी की कार्यप्रणाली का सलूशन लेकर के हम आप सबके बीच में आए हैं। चलिए, आज का पहला आपका प्रश्न होगा, सही विकल्प का चुनें। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन क लिखित संविधान, ऑप्शन ख शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन ग एकहरी शासन व्यवस्था और ऑप्शन ख सर्वोच्च न्यायपालिका। आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ग एकहरी शासन व्यवस्था। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन क अमेरिका में, ऑप्शन ख चीन में, ऑप्शन ग ब्रिटेन में, ऑप्शन ख इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन क अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में है। आपका ऑप्शन क है संघीय सूची, राज्य सूची में, ऑप्शन ख है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित है। आपका आज का प्रश्न है 2 नंबर, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 नंबर, सत्ता में हिस्सेदारी सही है क्योंकि क यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ख देश की एकता को कमज़ोर करती है, ग फैसले लेने में देरी करती है, घ विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। चलिए, आज का आपका 2 नंबर प्रश्न होगा। दोस्तों, आज का आपका 2 नंबर प्रश्न है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। ऑप्शन क है संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। ऑप्शन ख है संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृत और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए। दोस्तों, आपका इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृत और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए। चलिए दोस्त, आज का आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, उन्हें आप वरीयता के कर्म में सजा दें। आपका पहला है, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। 2 नंबर में है, स्थानीय लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विविधता के जनप्रतिनिधियों के संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। 4 नंबर में है, स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई योजना से ज़्यादा स्वीकृत होती है। दोस्तों, आपका इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों आपका इसका उत्तर है चक्रीय क्रम के अनुसार। पहला हो जाएगा, स्थानीय लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। दूसरा हो जाएगा, स्थानीय शासन द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा
बनाई योजना से ज़्यादा स्वीकृत होता है। नेक्स्ट है, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजना कम खर्च में पूरी कर सकती है। इसके बाद है चौथा में हो जाएगा, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विविधता के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर दोस्त इसका आंसर हो जाएगा पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है आज का। दोस्तों अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गए हैं। आज का पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, संघ राज्य का अर्थ बताएं। संघ राज्य का अर्थ बताएं। दोस्तों आपका उत्तर होगा, संघ राज्य में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की सरकार तथा दूसरी प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार। केंद्रीय स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तथा प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। चलिए आज का आपका दूसरा प्रश्न है, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा, संघीय शासन की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषता है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बट जाती है। और दूसरी विशेषता है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। केंद्र स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, दूसरे स्तर का प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। चलिए आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रवेश कर चुके हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका पहला प्रश्न का उत्तर होगा, सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य ऐसी साझेदारी से है जिसके अंतर्गत सत्ता का बंटवारा केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर होता है। आमतौर पर सत्ता के बंटवारे को संघवाद कहा जाता है जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार जो अपने कार्य और शक्ति का बंटवारा करती है। नीचे की स्तरों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है जिससे हम स्थानीय शासन स्वशासन के नाम से जानते हैं। चलिए आज का आपका 2 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। इसका उत्तर हम बता रहे हैं, आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। दोस्त आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा संचालित होती है। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। ये अपने अंदर के विभिन्न समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विताओं एवं सामाजिक विभाजनों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर देती है जिससे इन टकरावों के विस्फोटक रूप लेने की आशंका कम होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। दोस्त हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आपको हेल्पफुल साबित हो रहा होगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। दोस्त आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति
किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण स्वरूप, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनते हैं। सत्ता के ऐसे बंटवारे से किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उसके दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाती है। साथ ही हर एक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, भारत आदि में यह व्यवस्था अपनाई गई है। पैराग्राफ चेंज करके नोट करेंगे। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण करते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की बंटवारा होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था में पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती है। दोनों के बीच सत्ता के स्पष्ट बंटवारे की व्यवस्था संविधान या लिखित दस्तावेज के द्वारा की जाती है। केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय सरकार की स्तर की सरकारों के नीचे की स्तर की सरकारें के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप इस प्रश्न में स्थानीय स्वशासन को भी जानें। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ गए हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदार करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वजह से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे। राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर से अध्ययन करने पर पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है। चलिए, आज का आपका 2 नंबर प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का। आपका 2 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? यानी गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें कौन कौन लोग जो होते हैं साझेदार होते हैं। दोस्तों, आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब भी दिखाई देता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। इस तरह सत्ता की साझेदारी का सबसे अध्ययनत रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है, जब विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाली राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार के एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं। चलिए, आज का आपका नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का आपका 3 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं? यानी दबाव समूह के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। दोस्त, आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा,
दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सकता है? उत्तर होगा राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न दबाव समूह सरकार की नीतियों और निर्णयों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। दबाव समूह के संघर्ष एवं आंदोलन में कई तरह के हित समूह शामिल होते हैं या यह भी हो सकता है कि वे कुछ हितों के बजाय सर्वमान्य हितों के लिए प्रयास करते हैं। ये समूह प्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ के हथकंडे अपनाते हैं, यानी अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें धरना प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि शामिल है। कभी कभी यह भी देखने में आया है कि ये समूह संबंधित मंत्रीगण से सौदेबाजी करते हैं, मतलब कि जैसे घूस आप समझ सकते हैं, ताकि सरकार की नीति और कार्यक्रम उन समूहों के अनुकूल हो। वास्तव में दबाव समूह सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। आपका दोस्त 3 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कथन का समर्थन करते हुए 50 शब्दों में उत्तर देना है। किसी एक कथन का इसमें से कहा जा रहा है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन नहीं हो। 2 नंबर में कहा जा रहा है, सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े देशों में होता है। 3 नंबर में कहा जा रहा है, सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय आधार पर विभाजन वाले समाज में ही होती है। आपका उत्तर होगा इसमें से। दोस्त, इस क्वेश्चन का उत्तर आप अपने शब्दों में ही लिखेंगे। 85 शब्दों में कहा जा रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, मैं उपयुक्त प्रथम कथन से सहमत हूँ कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी तरह से सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है, चाहे वह छोटा हो या फिर उसमें किसी तरह का सामाजिक विभाजन क्यों न हो। ऐसा इसलिए कि यह लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है कि लोग स्वशासन की संस्था द्वारा स्वयं के ऊपर शासन करते हैं, चाहे समाज छोटा भी है या फिर इसके कोई विभाजन नहीं है। यानी कि समाज छोटा हो या फिर इसका कोई विभाजन नहीं हो, फिर भी इसकी अपनी एक इच्छा होती है। किसी भी संघर्ष अथवा राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए इस इच्छा को पर्याप्त प्रतिबद्धता देने की आवश्यकता होती है। दोस्त, हम आशा करते हैं आपका सब प्रश्नों का उत्तर हमने ठीक ठीक बता दिया है और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले कि कब किस प्रश्न को किस बुक का सॉल्यूशन डाला गया है। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।